35 चैप्टर में बेटा हमारा एक जो लास्ट टॉपिक है वो है बहुप्रभावितता। ठीक है, ये क्या चीज होती है? तो वे जीन्स जो एक समय में कई लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं और इस प्रभाव को बहुप्रभाविता कहते हैं। देखो, सामान्यतः गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र का जो एक छोटा सा खंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीन्स। जीन्स का काम होता है, ठीक है, विभिन्न लक्षणों को क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक, तो जो क्या कह रहा है कि जीन्स जो एक समय में कई लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उन्हें बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं। जीन जो होता है, एक जीन हमेशा एक लक्षण को क्या करेगा? नियंत्रित करता है। ये एक नॉर्मल फंडा है कि एक लक्षण हमेशा क्या करेगा? एक ही जीन को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। लेकिन अगर ये जो जीन है वो एक से अधिक, मतलब ए लक्षण को भी कर रहा है, बी लक्षण को भी कर रहा है और सी लक्षण को भी क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी एक जीन जो है एक ही समय में एक से अधिक क्या करेगा? लक्षणों को नियंत्रित करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुप्रभावी जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुप्रभावी जीन। बहु यानी बहुत सारे। सामान्यतः एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, बट किसी कारण से अगर एक ही जीन कई लक्षणों को नियंत्रित करने लग जाए तो उस जीन को हम कहेंगे बहुप्रभावी जीन। और इस जीन का एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करने की जो ये प्रभाव है उसे हम क्या कहेंगे? बहुप्रभाविता कहेंगे। आगे समझ में? उसके बाद इसका एग्जाम्पल दे रखा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बेटा इसको मैं अच्छे से आपके जो गुणसूत्रीय विकार पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर अच्छे से समझाऊंगी। बट हाँ, एग्जाम्पल है ये सिकल सेल एनीमिया किसका? बहुप्रभाविता का। आपको वहां पर जब मैं पढ़ाऊंगी संलग्नता, वहां पर आपको गुणसूत्रीय विकारों में ये अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए अभी इसको मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, उसमें नेक्स्ट में हम लेंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ एक आध चीजें आपको समझनी है तो वो उस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब बहुजीनी जो है वो लक्षण क्या होते हैं? बहुजीनी लक्षण किसको कहेंगे? तो ये जो जीन है वो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे बहुप्रभावी जीन। बहुप्रभावी जीन। ठीक है, अब एक लक्षण जो कई जीनों से क्या होता है? नियंत्रित होता है। जैसे मान लो सपोज ये आंखों का रंग है, इसको क्या होना था? ए जीन से कंट्रोल होना था, पर ये ए से भी कंट्रोल हो रहा है, बी से भी कंट्रोल हो रहा है, यानी ये एक लक्षण जो है वो कई लक्षणों कई जीन से क्या हो रहा है? नियंत्रित हो रहा है। तो इस लक्षण को हम कहेंगे, इस लक्षण को क्या कहेंगे? बहुजीनी लक्षण। समझ में आ रहा है? सामान्यतः एक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है, बट अगर एक ही जीन जो है वो कई लक्षणों को नियंत्रित करेंगे तो इसे कहेंगे बहुप्रभावी जीन, और इस प्रभाव को हम कहेंगे बहुप्रभाविता। लेकिन अगर ये जैसे आंखों का रंग क्या है? एक लक्षण है, ठीक है, ये लक्षण जो है वो कई जीनों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। ये पहला जीन, ये दूसरा जीन है ना, एक से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो इस लक्षण को हम कहेंगे बहुजीनी लक्षण। ठीक है, अगर अब इसके अंदर आता है बहुप्रभाविता को आप एग्जाम्पल उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो इसके अंदर एग्जाम्पल है कि उद्यान मटर के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बी जीन। ठीक है, ये क्या करता है? ये स्टार्च के निर्माण को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसका मेन काम क्या है? स्टार्च निर्माण का क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक है, अगर मान लो ये बी जीन जो है वो समयुग्म की अवस्था में, इसके दो रूप है, युग्म विकल्पी हो गए, एक होगा कैपिटल, ये होगा प्रभावी, ठीक है, और ये स्मॉल, ये होगा अप्रभावी। क्योंकि जीन जो है वो क्या होगा? युग्म विकल्पी रूप में पाए जाएंगे, तो स्मॉल बी जो है वो अप्रभावी होगा, कैपिटल बी जो है वो क्या होगा? प्रभावी होगा, है ना। तो देखो के अंदर अगर कैपिटल बी सब युग्म की अवस्था में आ जाएंगे तो एसबीई जो एंजाइम है वो ज्यादा बनता है। एसबीई क्या होता है बेटा? स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम, ये इसकी फुल फॉर्म है एसबीई की। तो जब भी जो है बी जीन जो होगा वो समयुग्म की अवस्था या प्रभावी अवस्था में, समयुग्म की अवस्था में होगा, तो एसबी एंजाइम यानी स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम जो है वो काफी मात्रा में बनेगा। ये एंजाइम की उपस्थिति की वजह से ये जो शर्करा होती है वो ज्यादा परिवर्तित होती है किसमें?
स्टार्च के अंदर, ठीक है। यानी इस एंजाइम SBE की उपस्थिति में शर्करा जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, स्टार्च के अंदर चेंज हो जाती है। अब ये तो हो गया स्टार्च की मात्रा कि ये समयुग्म की अवस्था में है तो क्या ज्यादा बन रहा है, SBE ज्यादा बन रहा है, ठीक है। यानी ये अवस्था होगी तो पहला लक्षण हो गया कि ये अगर जीन जो है समयुग्म की अवस्था प्रभावी अवस्था होती है तो SBE क्या बनता है, ज्यादा। ये पहला प्रभाव हो गया इसका, ठीक है। अब क्या होगा, SB यानी SBE ज्यादा है तो शर्करा किसमें चेंज हुई, ज्यादा, स्टार्च में चेंज हुई। तो स्टार्च की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन की वजह से जो बीज है वो क्या हो गए, गोलाकार। तो यहाँ दो लक्षण आ गए, एक तो SBE की मात्रा आ गई, यानी जो एंजाइम है उसकी मात्रा एक तो इस जीन के द्वारा नियंत्रित हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, बीज की आकृति नियंत्रित हो रही है, गोलाकार हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से ये दो लक्षणों को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। अब इधर देखते हैं कि अगर ये अप्रभावी समयुग्म की अवस्था में है ना, समयुग्म की सॉरी अप्रभावी समयुग्म की अवस्था में है तो क्या होगा, SB कम रिलीज होगा, ठीक है। यानी स्टार्च की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ये जो शर्करा है वो स्टार्च में ज्यादा चेंज हो ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि SB ही किसकी उपस्थिति में बनता है, SB जब ज्यादा बनता है जब ये समयुग्म की प्रभावी अवस्था साथ में हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च की मात्रा कम हो गई तो बीज का आकार कैसा हो गया, मटर का, झुर्रीदार हो गया। तो यहाँ पर ये एक ही जीन जो है वो दो लक्षणों को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो यही तो है कि जब एक ही जो जीन होता है वो कई लक्षणों को नियंत्रित करते तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। तो ये बहुप्रभाविता होती है, ठीक है। अब इसको एक तो ये एग्जाम्पल हो गया है ना, इसके अलावा अगर हम इसको क्रॉस करवा के देखते हैं इन जीन्स को जो भी हमने समयुग्म की अवस्था में लिए तो क्या रेशियो प्राप्त होता है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली अगर हम समझते हैं तो देखो, सपोज ये समयुग्म की अवस्था है, कैपिटल बी है ना, और यहाँ पर ये हो गई समयुग्म की अप्रभावी अवस्था। तो बेटा युग्मक बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, इधर से युग्मक बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब ये क्रॉस करवाया इसको और इसको, F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है, ये युग्मक हो गए और ये जनक पीढ़ी हो गई है ना, ठीक है। ये जनक युग्मक और F1 पीढ़ी है तो कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया, ठीक है। अब मेंडल के अकॉर्डिंग ये कैसे होने चाहिए थे, है ना, ये जो है वो कैसे हो गए, गोलाकार है, ये झुर्रीदार है, ठीक है। ये गोलाकार है, झुर्रीदार है। अब ये अवस्था होती है, ये प्रभावी है ना। तो यहाँ पर SBE की जो मात्रा है वो कैसी होनी चाहिए थी, ज्यादा, है ना। और इधर SB ये अवस्था होती तो SBE एंजाइम जो है वो क्या होता है, कम बनता है। ये स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम जो है ये अवस्था में ज्यादा बनता है और इस अवस्था में क्या होता है, कम बनता है। तो कायदे से कैसा होना चाहिए था, F1 पीढ़ी में कौन सी अवस्था में आना चाहिए था, बी, प्रभावी बी और अप्रभावी बी, है ना। तो प्रभावी बी और अप्रभावी अवस्था है तो क्या होना चाहिए, प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि SB की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। SB कौन सी अवस्था आती है, मध्यस्थ अवस्था में आता है, मतलब ना तो मात्रा इसकी ज्यादा बनती है SB की, ना कम बनती है। तो SB की मात्रा जो है वो मध्यांश या मध्यस्थ स्थिति के अंदर बनती है, ना तो कम है ना ज्यादा है। तो यहाँ पर ये किसको प्रदर्शित करता है, अपूर्ण प्रभाविता को क्या करता है, अपूर्ण प्रभाविता। किसको बोलते हैं बेटा, अपूर्ण प्रभाविता, कि ये लक्षण भी नहीं, यानी ये ज्यादा वाला लक्षण भी नहीं है और कम वाला भी नहीं है, इसके बीच का कोई लक्षण आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था आई थी, जब भी बहु प्रभाविता होती है तो यहाँ पर ये जो F1 पीढ़ी है वो क्या प्रदर्शित करना शुरू कर देती है, मध्यांश अवस्था। लेकिन उसने ये पाया कि यहाँ पर ये जो आकृति है बीजों की ये कैसी है, गोलाकार है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रभाविता को भी प्रदर्शित करता है। तो दो चीजें एक साथ हो रही है, एक तो अपूर्ण प्रभाविता और एक प्रभाविता। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बहु प्रभाविता का। तो ये है, आप अच्छे से इसको देख लें, है ना।